तो एपिसोड नंबर 7 द स्टॉर्म की कहानी की शुरुआत डेनियल के सपने से या उसकी पास्ट लाइफ से शुरू होती है और जहाँ डेनियल पोरा को ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारी यादें या उनका अस्तित्व सिर्फ दिमाग में फायर हो रहे न्यूरॉन्स के बदले नहीं है और ना ही जो इसके अंदर मौजूद उसकी वजह से है, बल्कि वो है जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं या महसूस करते हैं। तो मोरा उसे जवाब देती है कि ये सारी चीजें तभी एग्जिस्ट करती है जब उनका दिमाग इन चीजों को एक्सपीरियंस करता है, और अगर वो 2 कदम आगे की सोचे तो बिना दिमाग के ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी वजह से वो लोग इस बात का नहीं पता लगा सकते कि उन्हें सच्चाई उत्तेजित करती है या उनका ख्याल उत्तेजित करता है। तो यहाँ पे हमें उन दोनों की बातचीत से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि बिना दिमाग के प्रोसेस किए हम किसी भी सच्चाई को सच नहीं मान सकते, और अगर उसमें छेड़छाड़ की जाती है तो जो हम चारों तरफ देखते हैं या महसूस करते हैं वो बस एक सपने के सिवाय कुछ और नहीं रह जाएगा। तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। और जब बोरा के कुछ देर जाने के बाद वहाँ पे सायरन सुनाई देने लगता है तो उसके बाहर जाने पर उसे सिर्फ एक पागल खाने का कपड़ा मिलता है, और जब वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी जगह पे पाता है जहाँ पे मोरा ने उसको बंद किया था। और जब उसे बोरा के चलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो गेट के पास पहुंचकर उसे खोलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बोरा उसकी सभी बातों को इग्नोर करते अपने शाफ्ट का इस्तेमाल करते हुए सिप पे पहुंच जाती है। और फिर अपने कमरे से बाहर आने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका सिप समुद्री तूफान में गिर चुका है, और ऊपर भी इसी नज़ारे को देखकर सभी लोग पैनिक कर रहे होते हैं। तो एलिसेट इंजन रूम में काम कर रहे लोगों की तरफ ध्यान खींचते उसे मदद मांगने को कहती है। तो सारे लोग उसकी बात को समझने के बाद जब वहाँ से जाने लगते हैं तो एल्सन को मिस विल्सन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो उसे ये कहकर जाने को कहती है कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। और इधर जब डेनियल को गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है तो वो अपनी खुरापाती दिमाग का इस्तेमाल करते और शिप की दीवार को तोड़कर उसके अंदर जाने लगता है। और इधर जब मोरा आइक से मिलने के लिए जा रही होती है तो वो रास्ते में जाते वक्त सेबेस्टियन से टकरा जाती है और उसे बातचीत करते हुए यहाँ पे ये पता चलता है कि आइक अभी भी इस शिप में नहीं पहुंचा है। और जब सेबेस्टियन उससे एलियट के बारे में जानने की कोशिश करता है तो मोरा उसे एलियट के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। और जब उससे बातचीत करने के बाद वो मिस विल्सन के पास पहुंचती है तो मिस विल्सन अपने हाथ की वजह से पैनिक करने लगती है। तो मोरा उसे समझाते हुए या और ज्यादा शौक देते हुए उसे ये कह देती है कि उसे बस इसको पूरा सपना समझकर भूल जाने की जरूरत है। और इधर से वैसे ब्लैक रॉक से बचते बचाते हुए अपने रूम तक पहुंच जाता है और फिर अपने मशीन को खोलने के बाद शिप में सभी एरिया को सर्च करते हुए एलियट को ढूंढने लगता है। और इधर जब पोरा आइक को ढूंढने के लिए उसके शाफ्ट का यूज करते उसके रूम तक पहुंचती है तो उसकी पत्नी वहाँ पे अपीयर होने के बाद उससे एक ही सवाल बार बार पूछने लगती है। मैं कुछ कर सकती हूँ? तुम खो गई हो? तुम ठीक हो? तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तुम खो गई हो? तुम ठीक हो? तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तुम खो गई हो? तुम ठीक हो? और इधर डेनियल तार के होल से होती एक नए रास्ते को खोज निकालता है और फिर उससे बाहर आने के बाद जहाँ उसे एक क्रॉस मिलता है वहीं वो उस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ पर बने हुए कुएं के अंदर घुस जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि हेनरी उन लोगों पे नजर रखे हुए है। और इधर जब सभी लोग इंजन रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रमीरो लाइफ सपोर्ट को देखने के बाद उन लोगों को देने लगता है। और जब इसी हड़बड़ी में उसका क्रॉस गिर जाता है तो हमें उसके क्रॉस को देखकर और डेनियल के क्रॉस को देखकर ये बात महसूस होती है कि वो दोनों ही क्रॉस एक जैसे हैं। और जब सभी लोग लाइफ सपोर्ट को लेने के बाद आगे जाने लगते हैं तो टोबी की माँ उन्हें बताती है कि वो अब आगे नहीं जाने वाली है। तो टोबी अपनी माँ के ऊपर अपनी बड़ास निकालने के बाद जब अपने डैड से चलने को बोलती है तो उसके डैड उसकी माँ के साथ रुकने का फैसला करते हैं। और इधर जहाँ मोरा आइक के घर से निकलकर अपने शिप पे पहुंच जाती है वही डेनियल कुएं के अंदर से होते और तारों के रास्तों की खाक जानते हुए एक नई लोकेशन पे पहुंच जाता है। और जब डेनियल उस गेट से निकलकर आगे बढ़ता है तो उसे ओले की वहाँ पे तस्वीर मिलती है और जमीन पर खून के निशान लगे हुए मिलते हैं। और जब वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद उसकी नज़र गेट पे पड़ती है तो वो उसे खोलकर अंदर घुस जाता है
और इधर जब सभी लोग इंजर रूम में पहुंचकर बाहर के हालात के बारे में बताते हैं तो फ्रांस जहां ओले को ऑर्डर देते हुए ब्रिज को संभालने को बोलता है, वहीं जब वो खुद सारे होल को बंद करने के लिए जा रहा होता है तो टोबी इस बात को जानने के बाद उसका साथ देने के लिए उसके साथ निकल जाती है। और इधर जब मोरा डेनियल के डिवाइस को देखने के बाद उसके रूम तक पहुंचती है तो उसे शाफ्ट के ढक्कन के ऊपर उसकी तस्वीर दिखाई देती है। और जब वो उसके अंदर जाकर वहाँ पे छानबीन करती है तो उसे वही जगह मिलती है जिसे हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। और फिर उसे वहाँ पे छानबीन करने पर तस्वीरों की सहायता से ये मालूम चलता है कि डेनियल जहाँ उसका पति है वहीं एलियट उसका बेटा है। और इधर डेनियल सारी छानबीन करने के बाद उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपने बेटे एलियट को छोड़ा था। और फिर कब्र से मिट्टी को हटाने के बाद जब वो उसके अंदर जाता है तो एलियट उससे जानने की कोशिश करता है कि वो उसे छोड़कर कहाँ गया था। और जब एलियट उसे बताता है कि ये सारी चीजें फिर से हो रही हैं तो डेनियल उसे जवाब देता है कि वो लोग इस चीज को बंद करने वाले हैं। तो एलियट उसे समझाते हुए ये बताता है कि उसे हर हाल में इस लूप को रोकते हुए उसकी मॉम को यानी कि मोरा को याद दिलाना पड़ेगा। और जब डेनियल अपने डिवाइस को ढूंढने के लिए फिर से जाने लगता है तो एलियट उसे रोकते हुए उसकी माँ की अंगूठी को उसे दे देता है। और हमें यहाँ पे उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि इस लूप को उसकी माँ ही रोक सकती है और उसके पास ऐसी एक चाबी है या एक कोड है जिसकी सहायता से वो लोग इस लूप को रोक सकते हैं या इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। और इधर से वैसे गिरते पड़ते हुए अपने डिवाइस की सहायता से एलियट को ढूंढने के साथ साथ वो हेनरी को इस बारे में मैसेज भी करता है और फिर अपने डिवाइस को उसी जगह पे छुपाकर वहां से चला जाता है। और इधर लिंगई ओली ब्रिज के अंदर पहुंचकर और हैंडल के पास पहुंचकर शिप को चलाने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर जब डेनियल मोरा के रूम से निकलकर अपने रूम के अंदर जाता है तो उसे तस्वीर और सांप को खुला देखकर ये एहसास हो जाता है कि मोरा उसके अंदर गई है। और जब डेनियल अंदर जाने के बाद और उससे मिलने के बाद ये बताता है कि एलियट उसका बेटा है तो मोरा को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और उसे समझाते हुए बताती है कि उसके डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। तो डेनियल उसे समझाता है कि वो याद उसके दिमाग में डाली गई है या एक झूठी याद है। तो मोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर एलियट उसका बेटा होता तो वो अपनी ममता को महसूस कर सकती थी, लेकिन एलियट के मिलने के बाद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसे इस पल के बारे में या माँ बनने के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो एलियट उसे जवाब देता है कि वही अपने बेटे की याद को भूलना चाहती थी और उसे देखते हुए बताता है कि उसे मालूम है कि उसे इस बारे में याद है। और जब मोरा को उसके करीब आते हुए उसकी झलकें आने लगती है तो मोरा उसे झटकारते हुए बताती है कि ये सब कुछ असली नहीं है, वो असली नहीं है। तुम सब यहाँ फंसे हुए हो। किस चीज में? और जब डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और बिल्कुल प्लेटो की केव की थ्योरी की तरह ही वो इस शिप पर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं या वो अपने दिमाग में बिखरी हुई परछाइयों को सच मानने लगी है, तो वो बिल्कुल असली नहीं है। और अगर वो उन परछाइयों को ध्यान से देखती है तो उसे मालूम चल सकता है कि वो परछाइयाँ किससे बन रही हैं। और जब उसे समझाते हुए ये बताता है कि अगर वो अपने सपने से बाहर नहीं आती है तो या अपने बीते हुए पलों को याद नहीं करती है तो वो हमेशा के लिए इस लूप में कैद हो सकती है। तभी वहाँ पे सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसे यहाँ से ले जाने से पहले उसे ये बताता है कि ये सारी चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होने वाली हैं। तो हमें यहाँ पे डेनियल और मोरा की बातचीत से ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग सिमुलेशन पीरियड में फंसे होने की वजह से अपने दिमाग की यादों में ही उलझे पड़े हैं और इसी वजह से वो लोग हर बार इस गेम को खेलते हुए या सिमुलेशन पीरियड में होने की वजह से वो लोग वही बार बार गलती कर रहे हैं जो वो लोग पहले कर चुके हैं। और इधर हम ऊपर देखते हैं कि जहाँ समुद्री तूफान और ज़्यादा बढ़ चुका है। वही मिस विल्सन अपने रूम में पहुंचकर जब अपने लेटर को चेक करती हैं तो हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उन्हें भी वैसा ही लेटर भेजा गया है जैसा कैप्टन को और मोरा को भेजा गया था। और हेनरी उन सभी के नज़ारों को दूर बैठे हुए या अपने कमरे में बैठकर देख रहा होता है और तभी उसका नौकर सेबेस्टियन का मैसेज देते हुए उसे बताता है कि सेबेस्टियन को मालूम है कि वो लड़का कहाँ पे छुपा है। और इधर सेबेस्टियन मोरा के रूम में पहुंचकर और उसकी किताब को झांकने के बाद उसके सांप या उसके होल का यूज करते हुए एलियट तक पहुंच जाता है
और इधर जब डेली अपने सांप से निकलकर और मोरा से बातचीत करते हुए उसे कोड के बारे में या की के बारे में बताकर उससे उसके बारे में पूछता है तो मोरा उसकी बात को समझने के बाद अपने लॉकेट से उस चाबी को निकालकर उसे दे देती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेनरी उन दोनों को देख रहा होता है और फिर डेनियल उसकी चाबी को उसे लौटाने के बाद उसे बताता है कि वो इस बार किसी न किसी तरह से उसे जगा के रहेगा और फिर उसे लेकर सेबेस्टियन के रूम में जाने लगता है। और इधर जब लूसियन की दवाई ना होने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है तो एल्सन और जीरोम मिलकर उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं। और जब उसके रूम में पहुंचने के बाद वो उसके डिवाइस के बारे में पूछती है तो डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर प्रोग्राम की तरह ही सिमुलेशन को भी चीट करने का कोई ना कोई रास्ता होता है और वो जब नींद से जागेगी तो इस बारे में जान जाएगी। और जब अपना डिवाइस लेकर उसमें छेड़छाड़ करने लगता है तो मोरा के पूछने पे वो उसे बताता है कि जब वो लोग इस लूप से निकालकर दूसरे लूप में ले जाएंगे तो सारी चीजें फिर से रिस्टार्ट होने लगेंगी और बाकी लूप की तरह ही ये रन भी आर्काइव में कैद हो जाएगा। लेकिन वो इस बार इसमें छेड़छाड़ करते हुए उसे उस लूप में जोड़ डालेगा और फिर पोलो उसी पोर्ट का यूज करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और इसकी वजह से उसकी याददाश्त लाने में उसे समय मिल जाएगा। और जब बोरा उसे जानने की कोशिश करती है कि ये चीज क्या बार बार हो चुकी है तो डेनियल उसे समझाते हुए बताता है कि ये चीज दर्जनों बार हो चुकी है और हर एक सिमुलेशन पीरियड 8 दिन के लिए होता है, लेकिन उनकी ये शिप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची है और इसी वजह से वो लोग हर बार एक लूप में फंस जाते हैं और फिर बार बार सिमुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और फिर डेनियल उस डिवाइस में छेड़छाड़ करने के बाद उसे लेकर एलियट से मिलवाने के लिए चला जाता है। और इधर हम ऊपर देखते हैं कि जब वो लोग ब्रिज को चलाकर शिप को चला रहे होते हैं तो लिंगई को उसकी माँ की आवाज़ सुनने के बाद वो दिखाई दे जाती है और लिंगई अपनी माँ की पुकार को सुनकर जैसे ही बाहर जाती है ओलिक भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चला जाता है। और जब बाहर जाने के बाद वो अपने माँ को पुकारती है तो ओलिक के वहाँ पे पहुँचने पर और उसकी पुकारने पर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और फिर पानी का एक झोंका आकर उसे भी बहाने लगता है। और जब ओलिक उसे वहाँ से उठाकर एक रस्सी के सहारे खड़ा करता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो आज यहाँ पे मरने वाली नहीं है। और जैसे वो पीछे जाकर उसे बुलाने लगता है एक पानी का झोंका आकर उसे उड़ा ले जाता है। और हम यहाँ पे सिमुलेशन की पहली गलती को नोटिस करते हैं क्योंकि अगर वो लिंगई को बचाने के लिए नहीं जाता तो वो शिप को चला सकता था, लेकिन अब ओले के ना होने की वजह से शिप को कोई भी चला नहीं सकता है। और इधर जब तक वो लोग लूसियन को उसके रूम तक पहुंचाते हैं उसके दवाई ना लेने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इधर जब शिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर तूफान के अंदर जाने लगती है तो इंजन रूम धराशायी हो जाता है और एंजल के ऊपर शिप का पार्ट गिरने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। और रेमीरो से कुछ देर तक बातें करने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। और इधर जब फ्रांस टोबी को लेकर बंकर के अंदर जा रहा होता है या उसको बंद करने की कोशिश कर रहा होता है तो सब जगह पे पानी भर गया होता है। और जब आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक डोर में हैंडल नहीं है तो फ्रांस टोबी को दूसरी तरफ कर अपने आप की कुर्बानी दे देता है। और इधर टोबी के पेरेंट्स भी अपनी मौत को कबूल करते हुए या शिप में पूरी तरह से पानी भर जाने की वजह से अपनी जान को गंवा बैठते हैं। और इधर जब हेनरी उस नज़ारे को देख रहा होता है तो सेबेस्टियन एलियट और उसके पिरामिड को लेकर उसके पास पहुंच जाता है और हेनरी उसे देखने के बाद बताता है कि वो हर बार वही सेम मिस्टेक करते हैं और वो हर बार मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और उनका इमोशन ही उन्हें कमज़ोर बनाता है। और इधर जब डेनियल और मोरा उसके रूम तक पहुंचते हैं तो उस रूम का शाफ्ट गायब होता है। और जब डेनियल अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है तो हेनरी अनाउंसमेंट करते हुए या डेनियल को टोंट मारते हुए बताता है कि उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो फिर से दोबारा फेल हो चुका है और उसकी छोटी सी छेड़छाड़ भी शिप पे जिंदा लोगों की मदद नहीं कर सकती है और उनके मरने के साथ ये चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। और फिर पोरा को बताता है कि अगर उसे उसका बेटा चाहिए तो उसे उसकी चाबी देनी पड़ेगी और उसे बताता है कि वो जानता है कि वो उसे कहाँ मिलेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। और
जब हेनरी यहाँ पे पिरामिड के साथ छेड़छाड़ करता है तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हेनरी उस चाबी का यूज करके इस लूप से बाहर जाना चाहता है और वो भी बाकियों की तरह ही इस लूप में फंसा हुआ है। और फिर सिमुलेशन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और फिर काउंटडाउन के खत्म होने के साथ ही केरबेरोस शिप एक बाउंड्री के अंदर जाने लगती है। और जब उनकी शिप उस बाउंड्री से बाहर निकलकर आइक की प्रोमेथियस शिप के पास पहुंचती है तो शिप पे बचे हुए जिंदा लोगों का उससे आमना सामना होता है और फिर उनके दीदार के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके आखिरी एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।